अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मार्शल लॉ नाकाम हो गया। कब, कैसे और किस तरह, और नाकामी की वजह क्या बनी, इसके ऊपर तफसील आपको बताते हैं। और इसके साथ साथ फिर बात करेंगे कि क्या हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का एक पेज फट चुका है। बड़ी खौफनाक किस्म की खबरें आ रही हैं अंदर से। इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे मरीम नवाज साहिबा की जहर अफशानी की, जो आज उन्होंने एक खिताब में की। और इसके साथ कुछ दीगर खबरें इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज यहाँ से करते हैं जनाब कि आज ये खबर, सनसनीखेज खबर सामने अचानक आई। और इस खबर के मुताबिक ये बताया गया कि सदर ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया है। ये कहा गया कि ऑपोजिशन मुसलसल इस हुकूमत की, इस मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनी हुई है और इनके जो काम हैं, जो इकदामात हैं, वो मुल्क दुश्मनी पर मबनी हैं। और इस वजह से सदर ने यह तय किया कि मुल्क में मार्शल लॉ का नफाज कर दिया जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। सदर ने मार्शल लॉ का जूं ही नफाज किया, उसके बाद अचानक से जो अहम सरकारी इमारतें हैं वहां पर फौज बढ़ने लगी आगे। और फिर हमने देखा कि जनाब फौजी जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस की तरफ बढ़ गए। इधर ऑपोजिशन ने एक रिक्विजिशन के जरिए पार्लियामेंट हाउस में इजलास भी तलब कर लिया और ये लोग फौरन पहुंचने लगे पार्लियामेंट की तरफ। तो वहां पर फौजी दस्ते फौरन मार्च करते हुए पहुंच गए। खिड़कियां तोड़कर ये फौजी पार्लियामेंट हाउस के अंदर दाखिल हो गए और इन्होंने वहां पर बाकायदा कब्जा कर लिया। जब अवाम ने ये सारी सूरत हाल देखी तो वो भी सड़कों पर आ गए और वो फौजियों के दू बदू आमने सामने आ गए। ये सारी सिचुएशन बड़ी ही खौफनाक थी और इस बात का अंदेशा था कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस दौरान फिर जो पार्लियामेंट का इजलास शुरू हुआ तो यहां पर वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान जो पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने सदर की जानिब से ये जो मार्शल लॉ का नफाज था इसको गैर कानूनी करार दिया और इसके खिलाफ एक करारदाद मंजूर की कसरत राय से। जब स्पीकर ने ये ऐलान किया वहां पर कि ये मार्शल लॉ का नफाज जो है इसको कलअदम करार दिया जाता है, इसको मुस्तरद किया जाता है, तो उसके बाद फिर फौज वापस पलटने पर मजबूर हो गई और फौजी फिर वापस लौटने लगे। जिसके बाद हमने देखा कि शाहराहों पर जो अवाम निकले हुए थे उनकी तरफ से जश्न मनाया गया, उन्होंने शुक्र अदा किया और खुशी के शादियाने बजाए। लेकिन ये सब कहाँ हुआ? ये सब पाकिस्तान में नहीं हुआ, बल्कि ये कहानी है जनूबी कोरिया की। जनूबी कोरिया में इस किस्म के वाकयात पेश आए तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि कितने नालायक हैं जनूबी कोरियन, जिनको मार्शल लॉ का सही से नफाज करना भी ना आया। लगता है कि उनको हमारे जैसे पाकिस्तानी सहाफ़ी दस्तयाब नहीं थे, मायानाज सहाफ़ी, जो कि उनको ये मशवरे देते कि जनाब इनके सर खोल दें, इन इंतशारियों के सर खोल दें, इनको तो ऐसा सबक पढ़ाएं कि दोबारा ये इस तरफ का मुंह ना करें। लगता है ऐसे मायनाज सहाफ़ी वहां दस्तयाब नहीं थे। और फिर वहां के पार्लियामेंटेरियंस भी देखे, हुकूमत या ऑपोजिशन हो, किसी ने ये नहीं सोचा कि चलो हम फौज के कंधे पर सवार हो जाते हैं, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि जैसी तैसी भी है जमहूरियत को बचाया जाए, पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए और कम अज कम फौज के हाथ में सारा निजाम ना दिया जाए। भाई जैसे ही आवाम वहां पर सामने आई तो आप गोली शोली चलाते, बकौल मोहसिन नकवी कोई आप 5 मिनट में फायरिंग करते और फिर देखते लोग कैसे तितर बितर होते। बकौल अता तारड़ साहब एक छट्टा मारते आप और फिर आप देखते कोई आपको 5 मिनट में वहां नजर ना आता कि वहां पर अवाम सामने खड़ी है, निहत्ती है। और एक खातून ने तो बाकायदा उससे पिस्तौल छीनने की भी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी फौजी इतना नालायक था कि उसने गोली ना चलाई। इसीलिए इन्हीं हरकतों की वजह से ये मार्शल लॉ का एक छोटा सा पीरियड फौरन ही इख्तिताम पजीर हो गया। मुझे अफसोस हो रहा था वहां पर कि इन लोगों ने पाकिस्तान से कुछ नहीं सीखा। यहाँ तो मार्शल लॉ 10-10 साल चलते हैं, वादे वईद भी करते हैं कि 3 महीनों में चले जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी 10-10 साल गुजर जाते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा भी नहीं था जज जो कि इस मार्शल लॉ की तौसीक कर देता। भले फौरी तौर पर होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट खुलती, वहां पे बत्तियां रोशन होती, फौरी तौर पर यह तय किया जाता कि जी कोई पार्लियामेंट का इजलास नहीं होगा और जो तय हो चुका है कि मार्शल लॉ लगना है तो उसकी तौसीक की जाती। फौरी तौर पर पीसीओ जजेस हलफ उठाते। लेकिन वहां के जज भी इतने निकम्मे निकले कि रात को उन्होंने आराम करना और सोना ही आफियत समझा और उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो इंटरेस्टेड नहीं हैं कि इस मार्शल लॉ को किसी भी तरह आराम से वैलिडेट कर दें। और फिर उसके बाद आप देखिए कि वहां पर लोग भी कितने
बेवकूफ़ हैं कि आराम छोड़कर, बिस्तर छोड़कर और बाहर सड़कों पर आ गए कि नहीं जी हमें मार्शल लॉ नहीं चाहिए। भाई भला आप आराम से, वो कहते हैं ना पंजाबी में, सराने बांध दे के सोए आपको क्या लगे कि बाहर कोई भी है, किसी की भी हुकूमत है। आप भी ये सोचिए कि किसी की भी हुकूमत हो, हमें कौन सा मिलता है, हमने तो अपनी कमानी है और अपनी खानी है। लेकिन वहां के अवाम भी इतने निकम्मे और नालायक थे कि वो भी अपने हक की खातिर, जमहूरियत की खातिर सड़कों पर निकल आए। मतलब थोड़ा सा आपको ख्याल तो करना चाहिए था कि भाई ये ज़रूरी तो नहीं है कि मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क में आपकी बालादस्ती हो, आपके वोट को कोई इज्जत मिले, कोई तहफ़्फ़ुज़ हो। भला ये कहाँ की बातें हैं? लेकिन वहाँ के अवाम भी ये शायद समझते नहीं हैं। पाकिस्तानी अवाम से भी उन्हें सीखना चाहिए कि किस तरह आराम सुकून से हर चीज़ को बर्दाश्त किया जाता है। अगर आपको कोई एक डंडा मारे तो उसके आगे अपना दूसरा मुंह कर दें और उसको कहें कि एक डंडा और मारो भाई। और कभी भी जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए, बल्कि चुप करके अच्छे बच्चे बन के जुल्म को बर्दाश्त करना चाहिए। तो ये चीजें वहां के लोगों ने नहीं सीखी और इस वजह से वहां पर ये मार्शल लॉ जो था ये नाफिज नहीं हो सका। तो ये बड़ी नालायकी है जनूबी कोरिया की, और मैं हैरान हूं कि ये कैसे लोग थे, उनका मुल्क कितना तरक्की करता, मार्शल लॉ में आगे बढ़ता, कितना करंट अकाउंट खसारा कम हो जाता, जीडीपी उनका कहीं आसमान को छू रहा होता, स्टॉक एक्सचेंज तो रिकॉर्ड ब्रेक कर देती, इतना ज़बरदस्त सब कुछ होता। लेकिन इन्होंने ये इंतशारी जो थे उनको ख़त्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि जी ये इंतशार फैलने दो। ये जमहूरियत जैसा इंतशार जो है ये तो एक लाइलाज मर्ज़ है, इसको फैलने दिया उन्होंने। ये नहीं किया कि भाई वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त मुहिब्बे वतन लोगों का एक गिरोह जो था उसको तख्त पर बिठा दिया जाता और फिर वो तय करते कि कौन वहाँ पर मुहिब्बे वतन है, कौन नहीं है। और फिर उसके बाद आप देखिए ना कि किसी के ऊपर मुकदमे नहीं बनाए, ये नहीं किया उन्होंने कि जी ऑपोजिशन वालों को उठा के गायब कर देते, अकूबत खानों में उनको डंडे मारते, उनको जिंदा कब्रों में लिटाते। तो पता नहीं ये सब भी उन्होंने क्यों नहीं किया। तो ठीक से भाई यहाँ पर तो ऐसी ही सूरत हाल है कि जनूबी कोरिया जो है बहुत ही नालायक और निकम्मा मुल्क जो है वो मेरे ख्याल से तो आज साबित हुआ है। लेकिन बहरहाल हमें क्या लगे, ये तो उस मुल्क का मसला है, हम तो अपने मुल्क की बात करते हैं क्योंकि यहाँ तो अमन और चैन है और यहाँ पर तो आपको पता है कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 1 लाख की नफसियाती हद अबूर कर चुकी है और महंगाई भी जो है वो इस वक्त बिल्कुल मिनिमम अपने रेट पर है। तो हमारे मुल्क में तो अल्लाह का शुक्र है सब अच्छा है, जमहूरियत भी माशाल्लाह फल फूल रही है। और यहाँ पर आज एक बड़े सूबे की जो चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने ये कहा है कि जी आज ये सब कुछ जो इतना अच्छा हो रहा है, मुल्क तरक्की कर रहा है, यहाँ पे जो ऑपोजिशन है ये मसला कर रही है। और उन्होंने कहा है कि जी इस गंद को साफ करना होगा। ये तो सारे के सारे जो हैं ये दहशत गर्द हैं, इंतशारी हैं, इनको सफ़ा हस्ती से मिटा दो। मतलब मुंह से उनका बस नहीं चल रहा था, अंगारे निकल रहे थे और वो कह रही थी कि बस कहीं दोबारा कोई नजर ही ना आए यहाँ पर पीटीआई का बंदा या पीटीआई का झंडा। तो उनकी हालत जो थी वो मुझे देख के बड़ा अफसोस भी हो रहा था कि नफरत ने और गुस्से ने उनका क्या हाल कर दिया है। लेकिन बहरहाल बात यह है कि वो ये बातें कर रही थी कि जी गंद खत्म होना चाहिए। वो तो आज बहुत से लोगों को मैं देख रही थी कि वो ये बात कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई अवाम ने तो गंद खत्म कर दिया था, अपनी तरफ से फैसला सुना दिया था। लेकिन अब क्या करें कि फिर भी कुछ लोग इतनी बुरी तरह मुस्तरद और ठुकराए जाने के बावजूद भी बूटों के तस्मों से लटक कर अगर ईवानों तक आ गए हैं तो फिर अब उसका क्या हल है। तो बहरहाल ये मरियम नवाज साहिबा की जो ख्वाहिशें हैं वो कब तक उनकी पूरी की जाती रहेंगी ये तो हमें नहीं पता। अभी तक तो बड़ी माशाल्लाह उनकी जो दुआएं हैं कबूल होती हैं, जो उनकी ख्वाहिशें हैं तराजू के पलड़े बराबर कर करके और इंतशारी टोले को लगामे डाल के जितना भी कुछ किया जा सकता था वो माशाल्लाह किया गया है। तो ये उनकी ख्वाहिशात की एक लंबी लिस्ट है, न जाने कहाँ जाके ख़त्म होगी। लेकिन उससे हो ये रहा है कि PMLN का अपना नुकसान ज़रूर हो रहा है। आज असद उमर साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बड़ी अच्छी ये बात की है कि अगले 30 साल तक भी लगता नहीं है कि ये जनरेशन इनको वोट डालेगी। इमरान खान हो मैदान में या ना हो, PTI की क़यादत किसके पास हो या ना हो, ये तो बातें ही इररेलेवेंट हो गई हैं। लेकिन जो ये सियासत की है पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने, इनको ये ज़रूर सोचना होगा कि आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं जो ये सब देख रही हैं ये आपको क्या कभी वोट करेंगी। ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया ज़रूर है। बहरहाल बज़ाहिर ये भी खबरें अब आना शुरू हो चुकी हैं
کہ جناب हुकूमत की सफ़ों में भी कुछ खास सब कुछ अच्छा नहीं है और फैसल वावडा साहब जिस तरह आकर आजकल हुकूमत की बैंड बजा रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, उससे ये तासुर मिल रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। फैसल वावडा साहब कहते हैं कि जनाब ये जो कुछ भी हुआ है और जिस तरह ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जी रियासत ने इनको रोक दिया, रियासत ने ये कर दिया, तो ऐसा नहीं है। इनको कहना चाहिए कि हुकूमत ने ये फैसला किया और हुकूमत ने किया। और फैसल वावडा साहब इनको निकम्मा भी कहते हैं, ना अहल भी कहते हैं। और आज भी हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में वो कह रहे थे कि ये कोई ब्रांड ही नहीं है और ये जो काम करते हैं, अगर कोई अच्छा भी काम करें तो कोई यकीन ही नहीं कर सकता। इनकी जो इस वक्त गैर मकबूलियत है वो इस कदर इंतहा पर है। तो फैसल वावडा साहब कहाँ से बोलते हैं आपको सब पता है। तो उनकी तरफ से इस तरह मुसलसल PMLN की हुकूमत के ऊपर तनकीद जो है वो मेरा ख्याल है कि PMLN के लिए कोई नेक शगुन नहीं है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि PMLN के वज़रा जब आते हैं तो वो आके अब आहिस्ता आहिस्ता ये कहना शुरू हो चुके हैं कि जी हमारे पास तो इख्तियारात नहीं है, फैसले तो कहीं और हो रहे हैं। कल भी राना सनाउल्लाह साहब से जब मोहम्मद मालिक साहब ने पूछा कि जनाब क्या आपके पास इख्तियारात हैं और असल ताकत का मरकज़ कौन है, तो वो भी बड़े मानी खेज अंदाज में मुस्कुराए और कहने लगे वो तो आपको पता ही है कि कौन होता है। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़े ही प्यार मोहब्बत से एक पूरा जो ये पिछले दिनों ऑपरेशन हुआ उसका सेहरा भी जो है अस्करी क़यादत के सर बांध दिया और कहा कि जी ये सब कुछ उनका क्रेडिट है, उन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इस मामले को हैंडल किया है। तो उन्होंने जाके पूरी कोशिश की कि अब जो कुछ भी है क्रेडिट है या डिसक्रेडिट है ये अस्करी क़यादत के ज़िम्मे डाल दिया जाए और ये अब सिलसिला जो है आगे बाकी वज़रा की तरफ से भी किया जा रहा है। मुसद्दिक मलिक साहब भी कल एक प्रोग्राम में थे तो वो उसको रियासत रियासत कह रहे थे, जिस पर फिर फैसल वावडा साहब ने रिएक्शन दिया। तो इस पर बहुत से लोग अब ये कह रहे हैं कि असल में जो पीपल्स पार्टी है वो तो पहले ही हुकूमत के इकदाम से अपने आप को डिस्टेंस रखती है और PMLN भी कोशिश करती है कि जो कोई भी उन्हें लगता है कि जिस चीज़ का नज़ला गिर सकता है, रिएक्शन आ सकता है, तो वो जो है वो उसको खाते में डाल देते हैं अस्करी क़यादत के। जबकि अस्करी क़यादत ये कहती है कि भाई आपने तो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बयानिया बनाना था, कम से कम ये काम ही आप कर लेते, तो ये भी नहीं बनता। जिसके बाद हम देख रहे हैं कि अब 2-3 दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी है और वो आकर PTI को खूब लताड़ रहे हैं। आज मरीम नवाज साहिबा की भी जो खिताब था वो इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। तो ये बयानियाँ आप जितना मर्जी बनाएं, आप चीखें, आप लोग मुंह से अंगारे निकालें, आप PTI से जुड़े अवाम को जितना मर्जी बुरा भला कहें, बात यही है कि आपको खुद भी चैन नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से आप लोगों ने अपने शहरियों के ऊपर गोलियां चलाई हैं उसके बाद आप मजीद जुल्म भी कर रहे हैं, मतलब कहीं उसको स्टॉप ही कर लें, लेकिन नहीं, आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसके बाद अब हकीकत यही है कि अब ये बोझ उठाया नहीं जा रहा खुद इनसे भी, और इसीलिए ये अब आपको फ्रस्ट्रेटेड जो है वो नजर आ रहे हैं। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की रिपोर्ट है जो BBC ने भी आज अपलोड की है, वो आप जाके देख भी सकते हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो साबिक फौजी अफसरान हैं वो भी इस बात की शिकायत करते नजर आते हैं, इस बात का गिला करते नजर आते हैं कि मौजूदा रजीम में उनको भी खुलकर बात करने का मौका नहीं मिलता और उन्होंने अपने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर कुछ अपने दिल का अहवाल BBC को बताया है। और वो ये बताते हैं कि जी किस तरह से BBC को वो बताते हैं कि जी उनको मुख्तलिफ अपने वर्जन्स देने के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो आके उन्होंने अपने मौक़िफ़ दिए जो कि इस हुकूमत, इस रजीम के मौक़िफ़ के साथ नहीं जाते थे, तो उन्हें किस तरह से हरासा भी किया गया। एक जो साबिका फौजी अफसर की अहलियाँ हैं उन्होंने तो बाकायदा ये तक कहा कि जनाब मुझे यकीन नहीं आता कि एक फ़ौजी जो था वो बंदूक तान कर खड़ा हो गया था इनके ऊपर, और मैं ये सोचने पे मजबूर थी कि कोई और करता तो करता, जब अपने ही ऐसा करें तो फिर आप क्या कर सकते हैं। इसी तरह मजीद एक फौजी अफसर के हवाले से भी उन्होंने ये बात की है और ये कोई ऐसी अनहोनी बातें नहीं हैं। पिछले दिनों में हमने देखा जनरल अमजद शुएब साहब इवन सलाखों के पीछे गए। हमने देखा कि 2-3 ऐसे जर्नैल जो कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आकर मीडिया पर पहले रेगुलर बात करते थे वो कुछ अरसे के लिए खामोश हो गए। और हमने ऐसी भी कुछ खबरें सुनी थी कि कुछ लोगों की शायद मुराद वगैरह भी रोकी गई और इस तरह की भी चीज़ें हुई। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर इस वक्त रियासत का कोई मौक़िफ़ है तो वो मौक़िफ़ अगर कोई उनका अपना साबिका जर्नैल भी फॉलो नहीं करता या उससे इत्तफाक नहीं करता
تو ایون ان کے ساتھ بھی اگر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر عام شہری تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے. تو بہرحال اس ساری سچویشن کے بعد اب اگلا جو کریک ڈاؤن ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کرنے کا ارادہ ہے. پہلے اس سے بڑی ناراضگی ہے اور مسلسل سوشل میڈیا ایک درد سر بنا ہوا ہے. تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب جو پیکا لاز ہیں اس میں امینڈمنٹ کی جا رہی ہے, جس کے تحت اب نہ صرف یہ کہ سوشل میڈیا پر فیک نیوز جو بندہ دے گا اس کو نہ صرف یہ کہ قید ہو سکے گی بلکہ اس کو بھاری جرمانے بھی کرنے پڑیں گے. تو اس طریقے سے جو ہے ان کا خیال ہے کہ یہ فیک نیوز کو چھپا لیں گے. لیکن سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ چلیے جو ان کی طرف سے ہوگا وہ تو آپ یہ کر لیں گے, جو خود فیک نیوز دی جا رہی ہیں اس کا کیا حل ہے, اور اس کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح سے روک لیں گے؟ فیک نیوز کو باندھ لیا جائے گا اس کے اوپر. تو بات یہ ہے کہ فیک نیوز کو تو لازمی رکنا چاہیے, میں کوئی فیک نیوز کی حمایت نہیں کر رہی, لیکن سوال یہ ہے کہ فیک نیوز پیدا کیوں ہوتی ہے؟ فیک نیوز تب پیدا ہوتی ہے جب انفارمیشن تک ایکسیس نہیں ہوتی, تو پھر لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں, الٹی سیدھی خبریں دیتے ہیں. تو اگر آپ ایکسیس دیں انفارمیشن تک تو پھر فوری طور پر فیک نیوز کا جو کاؤنٹر ایک نیریٹو ہوتا ہے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے. اگر کوئی ایک شخص غلط خبر دیتا ہے تو فوری طور پر اس کے بعد ایک اگلی صحیح خبر بھی آ جاتی ہے. ابھی یہ اس کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی کہ جی عمران خان صاحب سے متعلق بڑی فیک نیوز پھیلائی گئی. تو بھائی یہ موقع کیوں ملا؟ کیونکہ آپ لوگوں نے عمران خان صاحب سے پابندی لگا دی ملاقاتوں کے اوپر. جب ان کی کوئی خیر خبر نہیں آ رہی تھی, پھر جس کا جو دل کیا وہ بولتا چلا گیا, اور سب اس کے اندر ایک عجیب سنسنی سی پھیلا دیتے تھے کہ جناب پتہ نہیں اب کیا ہو رہا ہے, اب کہاں چلے گئے, اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اگر ان کے ساتھ رابطہ رہتا, ان کے وکلا آ کے بتا دیتے تو کوئی فیک نیوز نہ پھیلا سکتا. اسی طرح یہ جو واقعہ 26 نومبر کو پیش آیا اس کے بارے میں بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, تو پھر اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ سچ بتا دیں. سچ بتا دیں کہ پھر اسپتالوں میں کتنے لوگ لائے گئے ہیں, کتنے زخمی لائے گئے ہیں, آپ وہاں پر رپورٹرز کو رسائی دے دیتے. مطیع اللہ جان صاحب جو بتا رہے ہیں کہ جی وہ رجسٹر غائب تھا, وہ کیوں کیا گیا؟ کیوں نہیں کسی نے آفیشلی آ کر اناؤنسمنٹ کی کہ ایگزیکٹلی کیا فگر ہے؟ سوائے اس کے کہ آپ ان کے اوپر یہ الزام لگاتے رہے کہ وہ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں, تو آپ نے کون سا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی سچ حقیقت بتائی؟ آپ تو ایسے اندھے بہرے بن گئے کہ جی ایک گولی بھی نہیں چلی. ساری دنیا نے دیکھا کہ گولیاں چلیں, ساری دنیا نے دیکھا کہ لوگوں کو بلٹ انجریز ہوئیں. آپ کے اپنے ہاسپٹل سے بڑی مشکل سے جو ریکارڈ کچھ کلیکٹ ہو سکا اس سے بھی پتا چلا کہ لوگوں کو گولیاں لگی تھی اور لوگ زخمی ہوئے تھے. لیکن آپ آ کے سفید جھوٹ بولنے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی سرے سے کوئی ایک گولی نہیں چلی اور کوئی ایک بندہ بلٹ سے زخمی نہیں ہوا. تو پھر فیک نیوز زیادہ بڑی کون پھیلا رہا ہے؟ سرکاری سطح پر تو آپ کو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, لیکن الٹا یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ یہ ان سے زیادہ آ کے یہ خود فیک نیوز پھیلا رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہیں, لیکن فی الحال نظر یہ آ رہا ہے کہ آگے جو سچویشن ہے وہ کافی گمبھیری ہے, اور فی الحال کوئی نرمی کا یا کوئی آپ کہیں کہ جو سینس ہے کوئی پریویل کرے گی, اور کوئی آپ یہ سوچیں کہ جناب سیریسلی کوئی اس بارے میں سوچے گا کہ ملک کو بحرانوں سے نکالنا ہے, وہ نظر نہیں آتا. بہت سے لوگ آ کے آج یہ مشورے دے رہے ہیں کہ بس کر دیں, بہت ہو گیا, تھوڑا سا سینسبلی سوچیں, تھوڑی سی بات چیت کی طرف معاملے کو لے کر جائیں. لیکن بظاہر مجھے کہیں کوئی ایسا شخص جہاں دیدہ اوپر کے لوگوں میں نظر نہیں آتا جو ایسی کوئی سینس رکھتا ہو. ہر کوئی بالکل ایکسٹریم پوزیشن پر غصے اور انتقام میں بھڑکا ہوا بیٹھا نظر آتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.